भारत की बात बताता हूं कि शुरुआत करते हैं आज सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल की, क्योंकि मोदी जी ने आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। इन तस्वीरों ने बंगाल चुनाव की याद दिला दी। और देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी को झालमुड़ी बनाकर दी और बंगाल चुनाव में झालमुड़ी की इस तस्वीर ने बड़ा खेला कर दिया था। देखिए जरा। चलिए, झालमुड़ी की तस्वीर देख ली आपने, प्रधानमंत्री जी ने खा लिया। 12 साल पूरे होने पर आज कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन स्वागत किया गया। कैसे, ये देखिए, तालियों के साथ। तो तालियां बजाकर, मेज थपथपाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे कार्यकाल को देखिए किस तरह से अभिनंदन हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो स्वागत की तस्वीरें देख ली आपने। 12 साल पूरे होने पर भारत मंडपम में एनडीए की बैठक हुई बड़ी, और प्रधानमंत्री मोदी के आने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ये तस्वीर पहले पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से, नितिन नवीन की तरफ से उनको अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। चंद्रबाबू नायडू भी नजर आ रहे हैं वहां पर, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स और एनडीए के सहयोगी, उनके बड़े चेहरे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सबकी उपस्थिति भारत मंडपम में। अब देखिए, इस बैठक में एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री का तालियों से जोरदार स्वागत किया है। किस तरह से, आप खुद सुनिए। प्रधानमंत्री ने सबका अभिवादन स्वीकार किया और खड़े होकर सभी ने तालियां बजाई जोरदार। और इसके बाद बारी थी फोटो की। तो बैठक में मौजूद नेताओं के साथ प्रधानमंत्री ने ग्रुप फोटो खिंचवाई, जिसकी तस्वीरें ये रही सामने। तो देखिए, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर देश भर में कई जगह पर कार्यक्रम आयोजित हुए, और कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने मिठाइयां भी बांटी। ये वहीं भारत मंडपम आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो कहां थे? ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। इस मौके पर वो दिल्ली में पूजा अर्चना कर रहे थे। झंडे वालन मंदिर है, और वहां पर उनके साथ बासी स्वराज भी हैं, सांसद दिल्ली। ये तो दिल्ली की बात हो गई। वहीं देखिए पश्चिम बंगाल की बात, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल वाले शुभेंदु ने भी इस मौके पर पूजा अर्चना की है। ये देखिए, हवन करते हुए नजर आए।
ये जनता जनार्दन की परिपक्वता ही है कि उसने लंबे समय तक मुझे इस तरह जनता की सेवा का अवसर दिया। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर देश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। दिल्ली में एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की। मोदी ने जनता जनार्दन का आभार प्रकट किया। साथ ही कहा कि 2014 में सरकार बनने के बाद क्या क्या बदल गया। देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। देश का भाग्य फिर तब बदला जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी। चलिए अब आपको बता देते हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू को पीछे छोड़ दिया। देखिए, जवाहरलाल नेहरू 4398 दिन तक वो बतौर प्रधानमंत्री देश की उन्होंने सेवा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4399 दिन हो चुके हैं और नॉट आउट हैं, अभी अनवरत अभी चल रहे हैं। देखिए, पीएम मोदी ने आज जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी के साथ देश के सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ था। इसके बाद नेहरू 13 मई 1952 को पीएम पद की शपथ उन्होंने ली थी और तब से 27 मई 1964 तक लगातार वो निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान नेहरू जी 4398 दिनों तक निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर रहे। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और इसके बाद 2019 और 2024 में भी बीजेपी की बंपर जीत हुई। इस तरह लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बने। अब 26 मई 2014 से प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 4399 दिन हो चुके हैं पूरे, नॉट आउट। इस तरह मोदी ने आज नेहरू का यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है और मोदी तीसरे टर्म में अभी मई 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। ऐसे में 1000 से ज्यादा दिन और हो जाएगा, तब 5000 से ज्यादा दिन लगातार निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री होंगे वो, और इस तरह इस टर्म के पूरा होने पर वो एक और रिकॉर्ड बना लेंगे। तो मोदी सरकार के 12 साल में आखिर कितने कमाल हुए, खुद पीएम क्या कह रहे हैं इसको लेकर, बाकी नेताओं ने भी क्या कुछ कहा, आपको दिखाएंगे और सुनवाएंगे सीधा। ये देखिए, 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हुआ। ये कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। एक व्यवस्था लोगों को इंतजार कराती थी, आज की व्यवस्था परिणाम दिखाती है। एक व्यवस्था काम अटकाती भटकाती थी, आज की व्यवस्था कहती है काम अभी होगा, समय पर होगा और बड़े पैमाने पर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल, सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में आज हमारा भारत विकास और समृद्धि के नए क्षितिज को छू रहा है। 12 साल की उपलब्धि है कि सबसे महंगा पेट्रोल भारत को मिल रहा है और सच्चाई तो ये है कि हमारी विदेश नीति फेल हुई है। विदेश नीति अगर हमारी अच्छी होती तो शायद आम जनता को इतना महंगा डीजल पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ता। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से गरीबों के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है। वो अतिमानव सुपर ह्यूमन है। दिन रात बिना विश्राम किए, बिना थके, बिना रुके वो देश और देश की जनता की सेवा में लगे हैं। भारत के लिए भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी। 12 साल में नेहरू जी ने जो जो किया है वो आज देख रहा है। आप 12 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले सकते। यह रिकॉर्ड तो बताया ना, तोड़ेंगे नफरत फैलाने का। जो नफरत फैल रही है भाजपा के मंत्रियों द्वारा, आए दिन हम देख रहे हैं आप और हम किस तरह से हो रहा है, तो ये बस नफरत ही फैलाना। मेन मुद्दे पे कब बात करेंगे। चलिए, सभी नेताओं की प्रतिक्रिया क्या थी ये आपके सामने हमने रख दिया, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, यानी कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। अब जरा तस्वीरों की बारी है। आइए जरा कुछ और तस्वीरें हम आप सभी तक पहुंचा देते हैं, नजर डालिए। ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पीएमओ के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, चीफ मिनिस्टर्स के साथ और एनडीए के अपने सहयोगियों के साथ तो फोटो उन्होंने खिंचवाई, लेकिन पीएमओ के अधिकारियों के साथ भी ये फोटो साथ।
और वहीं अगली भी तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा, धर्मेंद्र प्रधान ने भी पूजा अर्चना की। दिल्ली में वो उस वक्त मौजूद थे। 12 साल पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में पूजा अर्चना करते नजर आए धर्मेंद्र प्रधान। ये तो बात हो गई राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की खबर, वहां से तस्वीरें, क्योंकि देखिए मौका खास था भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए। तो ये भी तस्वीर आप नजर डालिए। यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी, उन्होंने भी पूजा अर्चना की। ये लखनऊ की तस्वीरें देखिए। तो सबसे महत्वपूर्ण अब यह है कि 12 साल में कहां से कहां पहुंच गया अपना देश। जी देखिए, चलिए आंकड़ों के जरिए आपको हम ये बताते हैं। शुरू करते हैं 2014 से लेकर 2026 तक। अब देखिए 2014 में 6 एम्स थे, लेकिन अभी 2026 में 23 एम्स अपने देश में मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी कितनी है? विश्वविद्यालय 2014 में 723 यूनिवर्सिटीज थी और 2026 में 1417 विश्वविद्यालय हो चुके हैं। जबकि 2014 में आईआईटी अपने देश में 16 उसकी संख्या थी, लेकिन 2026 में आज की वर्तमान तारीख में अभी 23 हो चुके हैं आईआईटीज। आईआईएम 2014 में 13 थे और इसकी संख्या बढ़कर हो गई है 2026 तक, आज की तारीख तक 21। और मेडिकल कॉलेज कितने पूरे देश में? 2014 में 387 थे और आज हो गए हैं 818 मेडिकल कॉलेज पूरे देश में। जबकि हवाई अड्डे, एयरपोर्ट पूरे देश में 2014 में 74 थे, जबकि 2026 में 164 हो चुके हैं। मेट्रो लाइन 2014 में 5 शहरों में थी, अभी हो गई है 26 शहरों में, 2026 में 26 शहरों में। गैस कनेक्शन कितने शहरों में? 13 करोड़ लोगों तक पहुंचा पूरे भारत में 2014 में, जबकि 2026 में आज की तारीख में 33 करोड़ लोगों के पास गैस कनेक्शन मौजूद है। नेशनल हाईवेज पूरे कितने हैं अभी देश में? 2014 की बात कर रहे हैं तो 91,287 किलोमीटर थे, जो कि आज की तारीख में 1,46,560 किलोमीटर ये बढ़कर हो चुका है। जबकि बिजली उत्पादन की क्षमता 2014 में 2.34 लाख मेगावाट थी और आज की तारीख में 2026 में 5.21 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन हमारे देश में, इतनी है क्षमता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास मौके पर क्या कुछ कहा है, उन्हीं की जुबानी आपके सामने रख रहे हैं, सुनिए। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है। धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट, यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। देश का भाग्य फिर तब बदला जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी। देखिए, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर देश भर में कई जगहों पर पूजा पाठ आयोजित और उज्जैन में मोदी मोदी के नारे भी लगे। इसी बीच ये तो सुनिए आप। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, भारतीय जनता
पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद महाकाल महाराज की भारतीय जनता पार्टी। आइए जरा तुलना करते हैं और आंकड़ा दिखाते हैं। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी बतौर प्रधानमंत्री, तब देश के सिर्फ 7 राज्यों में एनडीए की सरकार थी। ये नजर डालिए, 7 से 22 राज्यों में तो अभी आप देख रहे हैं, लेकिन 2014 वाला पहले आप नजर डालिए। यहां कहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पंजाब में गठबंधन सरकार थी एसएडी के साथ, शिरोमणि अकाली दल के साथ। राजस्थान में बीजेपी सरकार थी। गुजरात में, गोवा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और वहां नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में, इस तरह से 7 राज्यों में उस वक्त सरकार थी बीजेपी की। लेकिन अब देखिए जरा 2026 का आंकड़ा, भगवा झंडा कहां लहरा रहा है, ये देखिए। अब देश में अब 2026 है और 22 राज्यों में अब भगवा लहरा रहा है। कौन कौन, कहां, ये जरा नजर डालिए। ये देखिए, हरियाणा, इस तरफ से आ जाते हैं, थोड़ा और स्पष्ट दिख जाएगा। देखिए, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और ऊपर से उधर शुरू करिए पहाड़ से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट में पूरी जगह, नागालैंड, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अभी सबसे नई नवेली सरकार जो बनी है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी। इस तरह से आज की तारीख में 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहरा रहा है। अब जरा इस तरफ से देख लीजिए, हम सेंटर पर खड़े हो जाते हैं। 2014 ये रहा 7 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और आज की तारीख में 2026 में बीजेपी कहां पर मौजूद है और एनडीए अलायंस के साथ जो भी आप कहिए। ये देखिए, ये 22 राज्य हैं। अंतर साफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 12 साल के कार्यकाल में, 2014 बनाम 2026। अब आपको हम दिखाते हैं 12 साल बाद देश का मूड क्या है, लोग क्या कह रहे हैं मोदी सरकार के कामकाज पर। सुनिए जरा जनता की प्रतिक्रिया। डिफेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। बाकी पब्लिक के लिए राम मंदिर बन गया, 370 ख़त्म कर दिया। हिंदुओं को ये फील करवा दिया कि हम हिंदू हैं, जो कि वो भूल चुके थे। सबसे बड़ा जो हिंदुत्व है, उसको, उसकी जो भावना, जो फीलिंग जगह दी ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो बहुत ज़रूरत है। मैडम देखो, काम तो बहुत अच्छे हुए हैं, मगर काम के साथ जनता के लिए भी थोड़ा सोचे ना। अब महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो उस महंगाई के ऊपर ही कंट्रोल करें, हम तो ये कहते हैं। हर चीज़ हर जगह तो पॉसिबल नहीं है कि एकदम से कर दिया जाए। बाकी मोस्ट 70-80% कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हुई है। बहुत डेवलपमेंट काफ़ी हुई है, आपके सामने ही है, हर जगह डेवलपमेंट हुई है, कहीं उनकी नेगेटिव नहीं है उसमें। नरेंद्र मोदी जी का 12 साल का जो कार्यकाल है वो स्वर्णिम काल रहा है भारत के लिए। चाहे वो भारत की संस्कृति हो, संस्कार हो, रीति रिवाज हो, परंपराएं हो, चाहे देश का विकास हो, हर जगह जो है भारत अपने झंडे गाड़ा है। भारत की बुलंदी जो है विदेश के अंदर अच्छे से ताकतवर देश के रूप में उभरे, वो मोदी जी के कार्यकाल में संभव हो पाया। देश ने हर तरीके से उन्नति की। जैसे प्रधानमंत्री कहीं पे जाते हैं तो बहुत इज्जत मिलती है, और आने वाले टाइम में हमारे प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, इसके लिए विश्व में हमारा नाम और ऊंचा होएगा। समाज के लोगों के लिए जिस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। लोगों की प्रतिक्रिया आप सभी तक हमने पहुंचाने की कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या हो ताकि आप सुन पाए। चलिए, अब दिल्ली में बीजेपी के नेताओं ने मंदिर जाकर पूजा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात करें, मनोज तिवारी की बात करें और राघव चड्ढा ने पूजा अर्चना की। ये तस्वीर देखिए, आपके सामने रखते हैं। और वहीं देखिए, एनडीए नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेशल गिफ्ट भी दी है। वो भी तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए, एकनाथ शिंदे जी दिख रहे हैं। तमाम तरह के शॉल्स मिले, कढ़ाई की हुई चादर मिली, किसी ने पेंटिंग दी, किसी ने चरखा गिफ्ट किया,
अपने अपनी जगह की जो खास चीजें हैं वो प्रधानमंत्री को देने की कोशिश की। अब विस्तार से आपके सामने रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस नेता ने कौन सी गिफ्ट दी, जरा इसकी डिटेल भी आपके सामने रख देते हैं। भारतीय जनता पार्टी चीफ यानी अध्यक्ष नितिन नवीन, उन्होंने क्या गिफ्ट की प्रधानमंत्री को, देखिए ये पीतल या डोकरा कहिए, ये आर्ट से उससे बनी मां दुर्गा और दूसरे देवी देवताओं की एक शानदार धातु की मूर्ति है, वो उपहार स्वरूप प्रधानमंत्री को इन्होंने गिफ्ट की। और गहरी श्रद्धा और लोक शिल्प कला का ये बेहतरीन उदाहरण भी है। सोशल मीडिया में इसे पश्चिम बंगाल में जीत से जोड़ा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो उन्होंने बेहद नक्काशीदार मूर्ति भेंट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और भगवान वेंकटेश्वर की बेहद ही सुंदर ये जो प्रतिमा है, मूर्ति है, पीएम को उन्होंने गिफ्ट की। काले और सुनहरे रंग की मूर्ति में भगवान बालाजी पारंपरिक स्वरूप में नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा गौरव से जुड़ा हुआ उपहार पेश किया। शिंदे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की एक शानदार कांस्य प्रतिमा भेंट की। इस मूर्ति में शिवाजी महाराज योद्धा अवतार में हाथ में तलवार लिए खड़े हैं, ये तस्वीर। और वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार लोक कला से जुड़ा खूबसूरत उपहार प्रधानमंत्री को सौंपा। चिराग ने पीएम को एक शानदार मिथिला मधुबनी पेंटिंग भेंट की। ये आपके सामने तस्वीरें हमने रख दी। और इस बीच मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, वो कितने उत्साहित हैं, उनको भी सुनते हैं, सुनिए। कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इस कार्यकाल में जो काम हुए हैं हमारे देश के लिए, मैं मानता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 12 साल में भारत की सेवा करने में प्रधानमंत्री जी ने दिन रात एक किया है। कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना बहुत बड़ी साधना थी, बहुत बड़ा पूरे देश में एक झकझोर करने वाली बात थी कि क्यों देश में एक अलग से आर्टिकल 370 है, उसको हटाना, जीएसटी लागू करना, ऐसे अनेक बड़े फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी की निर्णायक जो क्षमता है, निर्णय करने की क्षमता है, उसके उदाहरण है। 2000 वर्षों के आक्रमण के बाद, 800 वर्षों की गुलामी के बाद, अब भारत 21वीं सदी में जिस नए स्वरूप में उभर रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका नेतृत्व करते हुए उसे एक नए स्वरूप, नए आकार और नई ऊंचाई तक पहुंचाया। पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है और उनके नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, गरीब आदमी अमीर आदमी बनेगा, और जो जीवन के तमाम सारे संकट होते हैं उन संकटों का समाधान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और होगा। चलिए, तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी आप सबको हमने सुनवा दिया। कुछ और तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। अब मध्य प्रदेश की खबर, क्योंकि देखिए भोपाल में भी इस मौके पर रंगोली तैयार की गई। ये रही है तस्वीर भोपाल। उधर राजस्थान, अजमेर से लेकर मुंबई तक बीजेपी अल्पसंख्यक सेल के नेताओं ने भी दरगाह में चादर चढ़ाई है। ये देखिए, चादर चढ़ गई। अब मेलोडी की खबर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम शक्ल भी हैं, वो क्या कर रहे हैं आइए दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीर जो है गुजरात सूरत से, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये हम शक्ल हैं, ये मेलोडी बांटते हुए नजर आ रहे हैं लोगों के बीच।
अब भारत ही क्यों, देखिए दुनिया के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस खास मौके पर बधाई दी है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर बनने का गौरव हासिल करने पर बधाई। हाल ही में रोम में उनसे दोबारा मुलाकात हुई थी और स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत करना खुशी की बात रही। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी बधाई संदेश भेजा। ये उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की सालों की समर्पित जनसेवा और भारत के विकास, समृद्धि और वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत करने वाले नेतृत्व का प्रमाण है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने बधाई दी। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत प्रगति कर रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने भी बधाई दी। ये भारत की जनता के प्रधानमंत्री मोदी पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी बधाई दी है। पीएम मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था और विश्व में उसकी प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो ये ग्लोबल संदेश आप सभी के बीच हमने रखा, जो प्रधानमंत्री के लिए आई थी, भारत के लिए आया था। अब सुनिए जरा क्या कह रहे हैं मोदी सरकार के मंत्रीगण। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सबको एक साथ लेकर चलने की उनकी सोच, सबको परिवार की तरह उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होने की सोच ने ही उनको आज देश के सर्वोच्च नेता की श्रेणी में सबसे आगे उनको खड़ा करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो देश में एक बदलाव लाया है, दैट इज ए बिग थिंग। सो व्हाट वाज दैट? पहले तो लोग सोचते थे, आफ्टर स्पेशली 77 जनता एक्सपेरिमेंट, लोग सोचते थे बिना कांग्रेस देश चल नहीं सकते। पहले अटल जी ने कोयलेशन में करके दिखाया, आज मोदी ने पूरा 12 साल 4399 डेज सरपासिंग द रिकॉर्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लेट प्राइम मिनिस्टर श्री पंडित नेहरू। आज मोदी जी ने हम स्टेबल गवर्नमेंट भी दे सकते हैं, एबल गवर्नमेंट भी दे सकते हैं और देश को एक दिशा भी दे सकते हैं। ये अगर कोई दिखाए है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। बंगाल की हम बात करेंगे क्योंकि जहां चुनावी परिणाम के बाद ममता बनर्जी को झटके पर झटके लग रहे हैं और बात यहां तक जा पहुंची है कि टीएमसी के कांग्रेस में विलय की अटकलें लगाई जा रही हैं। देखिए, ममता की पार्टी में बंगाल से दिल्ली तक घमासान छिड़ा हुआ है और कांग्रेस और विपक्षी दलों के साथ कई दौर की मीटिंग के बाद आज ममता बनर्जी दिल्ली से कोलकाता रवाना हुई। ये काफिला तो एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है, बिखर रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी कांग्रेस से नजदीकियां भी बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। सोनिया गांधी से खास बात और मुलाकात से कई तरह के कयास भी लगने लगे हैं। चर्चा तो यहां तक की है कि क्या ममता की पार्टी कांग्रेस में मिलने वाली है। और वहीं जबकि पूर्वोत्तर में टीएमसी का चेहरा और ममता बनर्जी की करीबी रही सुष्मिता देव ने भी टीएमसी पार्टी छोड़ दी है और इतना ही नहीं, उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है और लगे हाथों असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से उन्होंने मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी अपनी पार्टी को लगते दनादन झटकों के बीच कोलकाता पहुंची और जहां एक और बड़ा झटका उनका स्वागत कर रहा था, इंतजार कर रहा था। জল তো বলবি, ছাড়াতে জল বলবি। तो तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के नेता और बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने टीएमसी के बागियों की संख्या में बढ़ोतरी का दावा भी किया है और कहा है कि उन्हें अब 64 विधायकों का समर्थन हासिल है। अभी 64 है, 64 एंड काउंटिंग। फिलहाल अभी इसी वक्त 64 है, ये लोग स्पीकर को आके चिट्ठी दे देंगे। अभी 64 है, 64 एंड काउंटिंग। फिलहाल अभी इसी वक्त 64 है, ये लोग स्पीकर को आके चिट्ठी दे देंगे। अभी 64 है और बढ़ भी सकता है, ये कह रहे थे। इस बीच उस सांसद के बागी होने की भी खबर आ रही है जो चुनाव के दौरान काफी सुर्खियों में रही थी। वो एक तेज तर्रार वक्ता है और ममता की करीबी रही है। पहले तस्वीरें देखते जाइए और कोशिश करिए खुद ही समझ लीजिए, क्योंकि हम तो डिटेल में बताएंगे। जी समझ गए आप।
सयानी घोष, सयानी के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनका नाम बागी सांसदों में शामिल है और बंगाल और टीएमसी में सयानी में लोगों को ममता की छवि दिखती थी और वो भी ममता की तरह हवाई चप्पल और सफेद साड़ी पहनकर प्रचार करती थी। लेकिन अब ये देखिए, पहले सुनिए। अब आपको याद होगा कि सयानी घोष ने चुनावी प्रचार के दौरान खूब सुर्खियां बटोरी थी। ममता की तरह वो खूब आक्रामक प्रचार करती हुई नजर आई और प्रचार के दौरान उन्होंने अपने गाने से वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश की थी। तो सयानी घोष ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक ममता भारी पड़ेंगी। अब आपको सुनवाते हैं कैसे ममता के लिए सयानी बड़े दावे कर रही हैं और उनके साथ चट्टान की तरह खड़े होने का दम भर रही थी। सुनिए जरा। इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा, 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। चलिए, राजनीति में ये सब कुछ मुमकिन है। अब तक के इतिहास में सभी ने ये समझ लिया है। जब कई पार्टियों में टूट मची थी तब सयानी तंज कसते हुए गाना गा रही थी कि वादा करो कभी छोड़ेंगे नहीं मेरा साथ। लेकिन बंगाल में ममता की हार के बाद अब सयानी ने भी बगावत कर दी है। तुम हो वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूँ, यही बोलता है ना। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सब सारे हो गए, खत्म, ओके टाटा बाय बाय खलास। गाने के माध्यम से खुद ही सवाल भी था और उसी का जवाब भी दूसरा वाला गाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ममता बनर्जी के करीबी उन्हें झटके पर झटके दिए जा रहे हैं। ममता को झटका देने वालों में नया नाम सयानी घोष का ही है। टीएमसी की फायर ब्रांड नेता कभी ममता को भावी प्रधानमंत्री बताती थी, नहीं थकती थी। 5 साल पहले टीएमसी में आई सयानी का अंदाज ममता जैसा रहा है। वो ममता की तरह सफेद साड़ी और हवाई सैंडल पहनकर प्रचार करती और बीजेपी जैसे विरोधियों पर ममता की तरह आक्रामक अंदाज में हमले बोलती। कहते हैं कि टीएमसी और बंगाल के लोग सयानी में ममता की छवि देखने लगे थे, लेकिन अब सयानी ने ममता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। खबर है कि टीएमसी के 20 बागी सांसदों की लिस्ट में सयानी घोष का भी नाम शामिल है। यानी सयानी अब ममता के साथ नहीं, उनके खिलाफ हो गई हैं। ममता की करीबी रही सयानी बंगाल की जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं और टीएमसी में शामिल होने के बाद पहली बार वो 2021 में आसनसोल से लड़ी। पहले चुनाव में हार के बाद भी सयानी को टीएमसी में बड़ी जिम्मेदारी मिली। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने सयानी को टीएमसी के यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया, यानी कि वो जिम्मेदारी जो पहले अभिषेक बनर्जी के पास थी वो सयानी को सौंप दी गई। बंगाल में हार के बाद हाल ही में ममता ने अपने संगठन में बड़े बदलाव किए और लेकिन सयानी घोष को टीएमसी यूथ विंग के अध्यक्ष पर बरकरार रखा। इसके पीछे सयानी पर ममता बनर्जी का भरोसा और उनकी छवि भी रही है। मात्र 17 साल की उम्र में सयानी बंगाली इंडस्ट्री में हीरोइन बन गई थी। बंगाल में अभिनेत्री और गायिका के रूप में भी वो काफी लोकप्रिय हुई और लोकसभा से विधानसभा तक में टीएमसी के लिए तूफानी प्रचार करती नजर आई। लेकिन अब सयानी ममता का साथ छोड़ एनडीए की ताकत बढ़ाने वाली हैं। खबर तो ऐसी ही आ रही है। ममता का साथ छोड़ने वाले उनके करीबियों में एक नाम माला रॉय की भी है। माला रॉय ममता के मजबूत गढ़ दक्षिणी कोलकाता से सांसद हैं। इससे पहले वो कोलकाता नगर निगम में करीब 20 साल पार्षद रही हैं। या जमीनी स्तर की राजनीति से राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाई। लेकिन साफ सुथरी छवि वाली सांसद माला ने ममता से दूरी बना ली है। वो उन 20 बागी सांसदों के गुट में शामिल हैं जो एनडीए को समर्थन दे रहा है। तो क्या बंगाल में ममता के साथ वाकई खेला हो गया? सयानी घोष जैसे करीबियों के बागी होने पर कैसे सियासी घमासान छिड़ा है, सुनिए, सुनवाते हैं आपको। टीएमसी हर स्तर पर टूट रही है, वहां से लोग भागना चाहते हैं, मजबूरी में टूटे रहते। दूसरा है कि कोई लोकतंत्र नहीं उस पार्टी में, कोई संविधान नहीं, कोई विचारधारा नहीं है, तो परिवारवाद से लोग बचना चाहते हैं, इसलिए अलग से पार्टी खड़ा कर रहे हैं। अगर
वो पार्लियामेंट में, असेंबली में वो अपना स्ट्रेंथ दिखाएंगे तो स्पीकर उसके बारे में सोचें। अगर हिम्मत है तो जाइए, आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर तृणमूल वर्कर को एक मीटिंग बुलाइए और अब बोलिए हम लोग भाजपा का साथ दोस्ती करने जा रहा हूं, आप क्या सोचते हैं? क्लाउन का जो माइंडसेट है कि बाकी वो मास्टर है और बाकी सब लोग स्लेव है, तो स्लेवरी से जो छुटकारा, तो मुझे तो लगता है मैं तो 15 महीने हो गया, खत्म हो गया मेरा टर्म, इन लोगों का बहुत दिन बाकी था, तो ये लोग शायद मेरे तरह सोचे हैं कि गुलामी नहीं करना है, तो स्लेवरी से छुटकारा, ये स्लेवरी से लिबरेशन कह सकते हैं, इट्स अ लिबरेशन फ्रॉम स्लेवरी। तो देखिए, एक तरफ टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस में बगावत का घमासान छिड़ा है, तो दूसरी तरफ कटमनी और करप्शन पर शुभेंदु सरकार का हंटर चल रहा है लगातार। बंगाल में टीएमसी के पूर्व मंत्री उज्जवल विश्वास गिरफ्त में है, तो आम लोगों ने अंडे बरसा दिए। वहीं देखिए, पूर्व मंत्री उज्जवल विश्वास गिरफ्तार, लोगों ने उनका जमकर विरोध किया है, अंडे मंडे सब बरसा दिए हैं। तस्वीरें आप थोड़ी देर और देख लीजिए। चोर चोर के नारे लग रहे हैं। करप्शन के मामले में पूर्व मंत्री के सहयोगी भी गिरफ्तार हुए हैं। लोगों का गुस्सा आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। लोगों ने पूर्व मंत्री उनके सहयोगी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चोर चोर के नारे लग रहे हैं। तो एक तरफ ममता के साथ विधायक और सांसद छूट रहे हैं, तो दूसरी ओर बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी अपनी संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऋतव्रत बनर्जी का दावा है कि उनके साथ अब तो 64 एमएलए हैं। तो ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका जो है अपने दो और करीबी सांसदों के बागी होने से लगा है। शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान का नाम भी अब बागियों की सूची में सामने आ गया है। यह बहुत बड़ा झटका। जो यूसुफ पठान कुछ दिन पहले दावा कर रहे थे कि ममता ने सीट छोड़ने की कोई बात नहीं की है, वो अब ममता का ही साथ छोड़ने जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब कुछ जानकारी आप सभी तक और जरा समझ लीजिए। टीएमसी के बागी सांसदों की लिस्ट ममता के लिए झटका लेकर आ रही है। जो शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान ममता के करीबी माने जाते थे, टीएमसी में बगावत के बीच भी अब तक इनका नाम बागी के तौर पर नहीं था, लेकिन आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बगावत पर मुहर लग गई है। अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा सियासत के दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा 28 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहे, 4 बार बीजेपी से सांसद बने, अटल सरकार में वो मंत्री भी थे, लेकिन 2019 में बीजेपी छोड़ दी। 3 साल तक वो कांग्रेस में भी रहे, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। इसके बाद 2022 में पाला बदलकर ममता ने उन्हें आसनसोल से उम्मीदवार बनाया, टीएमसी चले गए थे। 2022 और 2024 का चुनाव जीते और ममता के करीबी सांसद बन गए, लेकिन 4 साल के अंदर ही वो ममता के करीबी से बागी बन गए हैं। आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर यूसुफ पठान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 2024 में चुनाव से ठीक पहले ममता ने उन्हें पहले टीएमसी से जोड़ा, फिर मुस्लिम बहुल बहरामपुर से टिकट दिया और यूसुफ जीत गए। कांग्रेस दिग्गज अधीर रंजन चौधरी को हराकर यूसुफ ममता के खास बन बैठे, लेकिन हाल ही में खबर आई कि ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी सीट छोड़ने को कहा। बाद में यूसुफ ने इस्तीफा मांगने या सीट छोड़ने की खबरों को अफवाह करार दिया, लेकिन अब बागियों के लिस्ट में यूसुफ पठान का नाम आने से साफ है कि ममता और यूसुफ पठान के बीच कुछ तो सियासी टकराव या तनाव था। ममता बनर्जी की पार्टी में यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे उनके करीबी सांसद बागी हो गए, तो इसे लेकर कोलकाता से दिल्ली तक सियासत भी गर्म है। आप सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। झुक गया, बचने के लिए झुक गया, झुकना नहीं, क्या बोल रहे हैं, झुक गया बीजेपी के पास। एक पार्टी में 2 लीडर बन गए थे ना,
ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, तो लीडर्स लोग भी कंफ्यूज था किसके साथ चले, किसके साथ चलने से सही होगा, ये भी गलत है। अभी आगे का कुछ पता नहीं है। अभी हम लोग सेपरेट ब्लॉक में हम लोग बैठेंगे, हम लोग काम करेंगे, सपोर्ट हम लोग डिसाइड करेंगे किस में सपोर्ट देना है, किस पे नहीं देना है, सब कुछ करेंगे। ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में किया था 50 करोड़ देकर, वही ऑपरेशन कलकत्ता में हुआ है, 20 सांसदों को तोड़ दिया गया है। उधर इंडी जोड़ बना रहा है, उधर तृणमूल टूट रहा है। वो एनडीए सरकार को हटाने का मांग कर रहा है और तृणमूल पार्टी टूट रहा है। इसीलिए मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, जो भविष्य में हम देख रहा है, तृणमूल कांग्रेस नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। देखिए, ममता बनर्जी को राज्यसभा से भी बड़ा झटका लगा है। कहीं से भी उनके लिए अच्छी खबर फिलहाल तो नहीं आ रही है। कुछ और तस्वीरें, कुछ और डिटेल्स देखिए। आपको बता दें, ममता के करीबी और वरिष्ठ नेता सुष्मिता देव ने भी टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है और राज्यसभा की सदस्यता भी लगे हाथों छोड़ दिया है। ये देखिए, तो कल तक वो ममता की सांसद थी, अब पूर्व सांसद हो गई हैं और असम सीएम से मुलाकात के बाद उनके बीजेपी में जाने की भी अटकलें काफी तेज हो गई हैं। तो देखते जाइए, ये उनका ट्वीट है सुष्मिता देव का, आप देख पा रहे हैं। पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, अब फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा हुआ है इस पर। कुछ जानकारी और, चूंकि ममता की करीबी सांसद ने छोड़ी पार्टी, तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में लगातार टूट चल रही है। अब ममता की करीबी सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ दी है। सुष्मिता देव ने राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के सभापति ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। पूर्वोत्तर में वो टीएमसी का सबसे बड़ा चेहरा और राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। पेशे से वकील, सुष्मिता को सियासत विरासत में मिली थी। पिता संतोष मोहन देव 5 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके। पिता की तरह सुष्मिता भी पहले असम में कांग्रेस की बड़ी नेता रही। 2011 में असम से विधानसभा और 2014 में लोकसभा चुनाव जीता। 2019 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली थी। 2021 में ममता ने असम की बड़ी नेता को टीएमसी से राज्यसभा भेजा, लेकिन 5 साल के अंदर सुष्मिता ने ममता का साथ छोड़ दिया है और कहा है कि मैं एक ही समय में 2 नावों की सवारी नहीं करना चाहती। मेरी राजनीति असम में है, बंगाल में नहीं है, इसलिए यह फैसला लिया। दीदी पर कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आज मैं एक आजाद महिला हूं। सुष्मिता देव ने असम के सीएम हिमंता शर्मा से मुलाकात की, इसलिए चर्चा हो रही है कि सुष्मिता बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। टीएमसी के 13 में से 2 राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। 8 जून को सुखेंदु शेखर ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। इस तरह राज्यसभा में अब टीएमसी के 11 सांसद ही बचे हैं। लोकसभा में भी 28 में से 20 एमपी ने अलग गुट तैयार कर लिया है, यानी पिछले 3 दिनों में टीएमसी के कुल 22 सांसद टूट चुके हैं और संसद में टीएमसी के कुल 41 सांसद थे, जिसमें सिर्फ 19 अभी शेष हैं। ममता का साथ छोड़ने पर सुष्मिता देव ने क्या कुछ कहा और इस पर टीएमसी और बीजेपी क्या कुछ कह रही है, सुनिए सबको। तो जो राज्यसभा सीट मुझे तृणमूल कांग्रेस ने दिया था, उस पे शायद बैठे रहने वो अधिकार मेरा नहीं है। कारण कई हैं, कुछ व्यक्तिगत हैं, कुछ राजनीतिक हैं। मैं आसाम में राजनीति करती हूँ, तो इस परिस्थिति में मुझे लगा कि अगर आसाम में काम करना है, देन तृणमूल कांग्रेस कांट बी माय ऑप्शन। आसाम के मुख्यमंत्री को बोला है, कुछ मिले या ना मिले, आई नीड हेल्प इन सम प्रोजेक्ट्स। तृणमूल कांग्रेस नामक जो पार्टी है वो आने वाले समय में साइन बोर्ड तक रह जाएगी। उसके बाहर तृणमूल कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। कि जो एमपीज है, वो लोकसभा हो या राज्यसभा वाले हो, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी से खपा है। क्यों खपा है मालूम नहीं, वो तो वही बता पाएंगे। अब वो रिजाइन करेंगे, क्या करेंगे, उनकी बात है। वो तो अप टू दैट एमपी, वो एमपी क्या करेगी वो तो हम नहीं बोल सकते। तो बिखरते हुए एक पार्टी की जिस हाल होना चाहिए तो वही लग रहे हैं, अभी नाराजगी जता रहे हैं। उनके आम लोगों ने पहले ही जता दिया था, अभी उनके पार्टी के खुद नेतागण जता रहे हैं कि पार्टी में तानाशाही, पार्टी में अन्याय, भ्रष्टाचारियों के चुंगल से तृणमूल पार्टी बाहर नहीं आ पाई। तरह तरह की बात तो हो रही है। तो एक तरफ ममता की पार्टी में भगदड़ मची है और दूसरी तरफ ममता विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने का दम भी भर रही है। ममता के कहने पर इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई और 25 दलों के नेता जमा हुए, लेकिन मीटिंग खत्म होते होते ममता के साथ 25 सांसद भी नहीं बचे।
और वहीं देखिए, दिल्ली में ममता सोनिया गांधी से कई राउंड मिली। गर्मजोशी से इस मुलाकात के पीछे नए नए समीकरण की चर्चा भी हो रही है। तो पार्टी के महासचिव और ममता के भतीजे ने राहुल गांधी से मुलाकात की और 10 जनपद में दोनों नेताओं ने करीब 1.5 घंटे तक बातचीत की और कयास लगने लगे कि क्या ममता की पार्टी का कांग्रेस में विलय होने वाला है। जी, सवाल वही कि कांग्रेस में क्या मिल जाएगी ममता की पार्टी, विलय हो जाएगा? तो देखिए, ममता बनर्जी के आधे से ज्यादा सांसद और विधायक टूट चुके हैं। जो बचे हैं, क्या वो अब पहचान और निशान भी खो देंगे? बंगाल से दिल्ली तक चर्चा है कि टीएमसी कांग्रेस में मिल सकती है। 48 घंटे के अंदर ममता और कांग्रेस नेताओं की कई राउंड बैठक हुई। पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता सोनिया से गले मिली, फिर 24 घंटे के अंदर 10 जनपद में सोनिया से खास मुलाकात और बातचीत हुई। बाहर तो संदेश ये दिया कि इंडिया गठबंधन मजबूत करने पर वार्ता हुई, लेकिन खबर है कि मुलाकात में टीएमसी में बगावत को लेकर भी चर्चा हुई। और इसके बाद टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से मुलाकात की। खबर है कि दोनों नेताओं की बैठक में भी टीएमसी के हालात पर बातचीत हुई। टीएमसी चाहती है कि विपक्षी गठबंधन राहुल की अगुवाई में मजबूत हो। मतलब पहली बार टीएमसी राहुल के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है और चर्चा है कि कांग्रेस भी टीएमसी के विलय को तैयार हो सकती है। हालांकि कांग्रेस खुद पेशकश की बजाय टीएमसी की पहल का इंतजार कर रही है। मतलब कांग्रेस चाहती है कि ममता की पार्टी उससे मिलने को कहे। दरअसल ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में ही थी। 1997 में वो अलग हुई। 1998 में ममता ने टीएमसी बना ली। बाद में एनडीए सरकार में मंत्री भी रही, लेकिन 2006 में वो एनडीए से अलग हो गए और 2009 में यूपीए में आ गए। विपक्ष के इंडिया गठबंधन का नाम भी ममता बनर्जी ने ही रखा था। बंगाल के परिणाम से पहले वो दिल्ली की कुर्सी तक दावेदारी भी जताती रही, लेकिन अब जब पार्टी और सांसद ही टूट गए तो सुर बदल गए और ममता की पार्टी जिस कांग्रेस से अलग हुई उसी से जुड़ने की अब तैयारी में है। सूत्र तो यही बता रहे हैं। कांग्रेस में ममता बनर्जी की पार्टी के विलय की जो चर्चा है उस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं वो भी सुनना चाहिए। सुनिए। कि मुझे नहीं पता वो क्या सोचते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि राहुल जी के नेतृत्व में इनसे लड़ा जा सकता है। राहुल जी के नेतृत्व में ही ये लड़ाई देश के अंदर पार उतरने का काम है। पॉलिटिक्स संभावनामय शिल्प है, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है। कोई ये काल सोचेगा जे राहुल गांधी ओनली द लीडर इन द कंट्री, वो डर को भगा के कोई आके ये बात करेगा, वी आर वेलकम। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। कांग्रेस ने पूरे बंगाल में अपने उम्मीदवार खड़े किए और टीएमसी को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो अब ये तस्वीरें खिंचवा करके क्या होना है? यहाँ 64 एमएलए तो कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे हैं, तो एमपी नहीं जा रहे हैं, एमएलए नहीं जा रहे हैं। जहां तक मुझे मालूम है म्यूनिसिपैलिटी भी नहीं जाएगा, जिला परिषद भी नहीं जाएगा, तो कौन जाएगा? हम लोग कांग्रेस के साथ कोई मार्जर का सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है कांग्रेस के साथ मार्जर का। टीएमसी के साथ, ममता बनर्जी के साथ न जनता है, न कार्यकर्ता है, न नेता है, न सांसद है, न विधायक है, न पार्षद है। वो उनके साथ कोई है तो सिर्फ अभिषेक बनर्जी है। और ममता जी सोनिया जी से मिल रही हैं, इसमें सोनिया जी क्या मदद करेंगी उनकी? देखिए, बंगाल और टीएमसी में ही हड़कंप नहीं है, बल्कि इस बीच कांग्रेस में भी हड़कंप मचा है। मतलब मसला मध्य प्रदेश का है। वहां कांग्रेस ने जिस मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था उनका नामांकन रद्द कर दिया गया और इसकी शिकायत लेकर आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में 10 नेता शामिल थे, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने को लेकर कांग्रेस ने भोपाल में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं के हाथों में आरएसएस के ड्रेस भी थे। चलिए, नारेबाजी नहीं हो रही थी, बस कुल कपड़े लेकर आए थे। आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द करने के विरोध में कांग्रेस का धरना चल रहा है और भोपाल में पार्टी के दिग्गज नेता उपवास पर बैठ गए। पूरे देश में प्रजातंत्र और भारत के प्रजातंत्र की रक्षा के लिए किस तरीके से सामने आ रहा है और जो सांसद का सुश्री मीनाक्षी नटराजन। वहीं मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की थी और अब उनका नामांकन रद्द हुआ तो बीजेपी में जश्न की लहर दौड़ गई। ये देखिए।
मध्य प्रदेश के कई शहरों में कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया है। आइए जबलपुर की तस्वीरें। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा ये विवाद। तो मीनाक्षी नटराजन के मामले में चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है और आज कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने की शिकायत की। इलेक्शन कमीशन से मिलने पहुंचे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में 10 नेता शामिल थे। उन्होंने दलील दी कि नामांकन रद्द किए जाने का आधार गलत था। इलेक्शन कमीशन ने प्रतिनिधि मंडल को 2 घंटे के भीतर फैसला लेने का भरोसा दिया था। तो दरअसल मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। वो मध्य प्रदेश से उम्मीदवार हैं, लिहाजा भोपाल में पर्चा दाखिल किया था, लेकिन मंगलवार को मीनाक्षी का नामांकन खारिज कर दिया गया। उनके खिलाफ बीजेपी ने नामांकन में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। कहा गया कि मीनाक्षी के खिलाफ हैदराबाद कोर्ट के एक मामला वहां लंबित है। दरअसल जिस मामले का जिक्र हो रहा है वो तेलंगाना से जुड़ा हुआ है। 2022 में एक महिला ने कांग्रेस के एक नेता पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उस वक्त मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना कांग्रेस की प्रभारी हुआ करती थी। महिला ने कथित तौर पर मीनाक्षी नटराजन के पास भी शिकायत की थी। इस संदर्भ में कोर्ट में लंबित याचिका में मीनाक्षी का नाम दर्ज है। अब बीजेपी कह रही है कि हलफनामे में इसकी जानकारी जरूरी थी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि कोई एफआईआर नहीं है, इसलिए जानकारी जरूरी नहीं है। आइए सुनते हैं मीनाक्षी नटराजन क्या कह रही है और चुनाव आयोग में शिकायत लेकर पहुंचे अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं। ये हमारा आज भी संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा उम्मीद है, इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने अभी हमारी सुनवाई की है और अब हम वेट कर रहे हैं। हमारा आज भी विश्वास है कहीं न कहीं लोकतंत्र में अब भी कोई न कोई प्रकार की लोकतांत्रिक शुचिता बाकी है। इस प्रकार की एक बेहूदी गलती के कारण कोई भी राज्यसभा का नामांकित व्यक्ति शुरुआत में ही निरस्त नहीं किया जा सकता। ये गणतंत्र के विरुद्ध है, उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है और उस तरीके से देखा जाए तो मूल ढांचे को संविधान के उसको विकृत करता है। महिला सम्मान की इतनी बड़ी बात करने वाले लोग जब ये कह रहे हैं कि इस प्रकरण को संज्ञान में नहीं लिया जाना चाहिए, तो क्या वो मानते हैं कि उनकी महिला कार्यकर्ताओं के सम्मान का कोई स्थान नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि यह प्रकरण संज्ञान में लाने योग्य नहीं है। परंतु वैधानिक दृष्टि से हर प्रत्याशी को अपने विरुद्ध चल रहे किसी भी प्रकरण की जानकारी देनी होती है। मीनाक्षी नटराजन जी के ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं है। वो तो एक मामला 2017 का है, जब वो इंचार्ज भी नहीं थी तेलंगाना की। उस समय के बाद कोई भी किसी का आपसी विवाद था, उसको लेकर एक व्यक्ति ने नोटिस दिया था मीनाक्षी जी को। तो नोटिस तो सबके पास आते हैं, मेरे पास भी नोटिस हैं। तो ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई है। तेलंगाना में सरकार इनकी है, तो आप समझ सकते हैं आप कि हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। तो कांग्रेस की ये स्थिति है, ये भले ही बेंगलोर ले जाएं या लंदन ले जाएं, चुनाव हम जीतते क्योंकि सभी देश की जनता को मोदी जी पे विश्वास है। चलिए ये बात हो गई चुनाव की सियासत की और आगे अब बढ़ेंगे क्योंकि अब हम बात करेंगे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों की। जिस आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने आरोप लगाए थे वो पलट गए हैं और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य हैं और इस वक्त उन्होंने गोहत्या के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। आपको याद होगा इस साल माघ मेला में उनको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। उन पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने 2 बटुकों के यौन शोषण का आरोप लगाया था, पलट गए। जीवन मरण से मुक्त हो जाए और अपने जीवन को और जिसमें अपने सनातनी धर्म के पालन करते तो शंकराचार्य जी का पद मिलेगा। शंकराचार्य जी का वो पद है जो अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाए थे। वो दावा करते हैं कि उन्होंने 2022 में जगत गुरु राम भद्राचार्य से दीक्षा ली है। दीक्षा लेने के बाद से ही वो मथुरा में रहते हैं। वो कांदला वाले शाकंभरी पीठ के महंत तो हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, जिसे उन्होंने खुद बनाया है, लेकिन अब वो पलट गए। अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक इस पूरे विवाद की जड़ में राम भद्राचार्य के शिष्य रामचंद्र दास हैं। अब आइए देखते हैं कि कैसे
तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद केस में नया मोड़ आ गया है। आशुतोष महाराज अपने आरोपों से पीछे हट गए हैं, पलट गए हैं। उन्होंने फेसबुक पर वीडियो में बयान जारी किया है और कहा है कि रामचंद्र दास ने उन पर दबाव बनाया था। रामचंद्र दास जगत गुरु रामभद्राचार्य के प्रमुख शिष्य हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया कि उन्हें गुमराह किया गया। आशुतोष महाराज ने कहा कि साजिश में कुछ अधिकारी भी शामिल थे। मेरे पास इससे जुड़े सबूत और व्हाट्सएप चैट मौजूद हैं। मैं जल्द ही पूरे मामले का सबूतों के साथ खुलासा करूंगा। रामचंद्र दास मेरा गुरु भाई जरूर है, लेकिन ढोंगी है, और अगर मेरे गुरु को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए सिर्फ गुरु भाई रामचंद्र दास जिम्मेदार होंगे। माघ मेले के बाद शंकराचार्य पर यौन शोषण के आरोप लगे थे। आशुतोष महाराज ने 2 बटुकों से यौन शोषण के आरोप लगाए थे। पहले पुलिस से शिकायत की, बाद में पॉक्सो कोर्ट में याचिका दी थी। दोनों बटुकों को कोर्ट में पेश किया गया, उनके बयान रिकॉर्ड किए गए। कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज की झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुदानंद आरोपी बनाए गए थे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली। अब दिलचस्प यह है कि आशुतोष ब्रह्मचारी का बयान तब आया है जब रामभद्राचार्य ने कहा है कि उन्हें आशुतोष से डर लगने लगा है। तो दरअसल पहले आशुतोष महाराज ने रामचंद्र दास को फ्रॉड बताया, जिसके बाद रामभद्राचार्य ने आशुतोष महाराज की क्राइम कुंडली खोली। तब आशुतोष महाराज ने रामचंद्र दास को अभिमुक्तेश्वरानंद मामले में घसीट लिया। क्रमी ढोंगी फ्रॉडी रामचंद्र दास जो हमारा ही गुरु भाई है, हमें कहते भी दुर्भाग्य है कि हम ऐसे ही जंगे जुट गए। अभिमुक्तेश्वरानंद पर फर्जी मुकदमा लगवाने का भी ये षड्यंत्र। आज मैं कहना चाहता हूँ, रामचंद्र ने ही ये हमारे ऊपर दबाव दिया था, और इतना ही नहीं, इसमें कई अधिकारी भी लिप्त हैं। मुझे गुमराह किया गया था। चैट है मेरे पास इनकी व्हाट्सएप की, अभिमुक्तेश्वरानंद पे वैसा मुकदमा करो, वैसा करो। अभिमुक्तेश्वरानंद मेरे मित्र स्वरूपानंद के शिष्य हैं, तो किसी न किसी माध्यम से तो मेरे लिए भी बालक स्वरूप है। वैचारिक मतभेद होने पर भी मैं ऐसी घृणित बातों को सोच भी नहीं सकता। उन पर ये सब मुकदमे लिखाया जाए, क्या किया जाए। तो न तो मैंने कहा है, न आचार्य रामचंद्र दास ने कहा कि मुकदमा किया जाए, कि इस व्यक्ति की बात में कोई तथ्य ही नहीं है, इसका एक सिद्धांत नहीं, उसका क्या तथ्य किया जाए। इस पर अनेक आपराधिक मुकदमे चल रहे हों, क्या तथ्य किया जाए। चलिए, और इसी खबर के साथ आज के लिए भारत की बात बताता हूं मैं। मेरे साथ इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार और आभार। बने रहे, देखते रहे आप एनडीटीवी मीडिया। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा,